हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स में। एंड दीज मॉड्यूल्स विल बी डिवाइडेड इन अ सब्जेक्ट वाइज मैनर। एंड इस मॉड्यूल में हम पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और मई 2022 के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कंटेंट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। इस वीडियो सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंक्लूडिंग यूपीएससी प्री एंड मेंस के लिए रेलेवेंट है उन्हें डिस्कस किया जाएगा। मोर ओवर करंट अफेयर्स मंथली और सब्जेक्ट वाइज मैनर में डिस्कस किए जाएंगे। एंड सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है जो न्यूज में है विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड। एंड इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी किया जाएगा वेर एवर इट इज नीडेड। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर इज कि आपको यहाँ पर रेडीमेड हाई क्वालिटी सेल्फ मेड नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद लिखे हैं इन अ लैंग्वेज दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले मई 2022 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं। सो पहली न्यूज है यहाँ पर विद रिगार्ड्स टू एमपीलैट स्कीम। गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक चेंज किया है टू द रूल्स फॉर द फंड्स इन एमपीलैट स्कीम। सो एमपीलैट स्कीम के लिए 5 करोड़ का जो एनुअल फंड हर साल सरकार देती है उस पर जो भी इंटरेस्ट रेट इकट्ठा होता है उसे पहले एमपीलैट्स के अंडर होने वाले डेवलपमेंट वर्क्स के लिए यूज किया जाता था। पर अब गवर्नमेंट ने चेंज ये किया है कि उस पैसे को डेवलपमेंट वर्क्स के लिए यूज ना करके सेंटर को वापस भेजा जाएगा। एंड सेंटर को वापस भेजने का मतलब है कि उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। अब इस न्यूज से रिलेटेड 2 चीजें हमें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले एमपीलैट्स क्या है और दूसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद एमपीलैट स्कीम। सो एज यू कैन सी एमपीलैट स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। एंड ये स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि ये ऐसी स्कीम है जिसे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्कीम दैट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये हुआ कि कुछ परसेंटेज उस स्कीम का सेंटर देता है एंड कुछ परसेंटेज स्टेट देता है। एंड उसमें रेशियो वेरी कर सकती है, जैसे 90:10, 60:40 एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अगर हम एमपीलैट्स की बात करें तो ये फुली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और अगर इसके एम की बात करें तो इसका एम बहुत ही सिंपल सा है कि जो भी एमपीज हैं उन्हें ऐसी पावर दी जाए कि वो रेकमेंड कर सकें डेवलपमेंट वर्क्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब कि एमपीज जहां जहां से भी इलेक्ट होकर आ रहे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे अच्छे काम कर सकें, उसके लिए ये फंड्स असाइन किए जाते हैं। सो अगर हम बात करें डेवलपमेंट वर्क्स की जो इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं, वो ऐसे काम होंगे जिसमें कोई ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट क्रिएट होता हो, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये फंड्स नॉन ड्यूरेबल एसेट्स की क्रिएशन में भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। एंड एमपीलैट्स फंड्स आर नॉन लैप्सेबल। दैट मीन्स कि एमपीलैट्स के लिए जो भी फंड्स असाइन किए जाते हैं अगर वो 1 साल के अंदर अंदर यूज ना हो तो वो फंड्स एक्रिव होकर नेक्स्ट ईयर के लिए यूज किए जा सकते हैं एंड सो ऑन। अगर इस स्कीम की इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो टॉप टू बॉटम सबसे पहले टॉप पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस स्कीम का ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन देखता है, जिसमें उसका काम है इस स्कीम के लिए फंड्स को असाइन करना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस स्कीम के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि यहां पर एमपी का रोल सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट को रेकमेंड करने तक है। मतलब कि प्रोजेक्ट का एक्चुअल एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ही कर सकती है। एंड जो फंड्स हैं वो डायरेक्टली एमपीज को ना रिसीव होकर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को रिसीव होते हैं जो इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एमपीज। नाउ ये जान लेते हैं कि कौन से एमपीज कहां कहां प्रोजेक्ट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। सो अगर एमपीलैड्स रूल्स के हिसाब से देखें तो लोकसभा एमपीज को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नोडल डिस्ट्रिक्ट असाइन करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपीज इलेक्ट होकर आते हैं उसके अंडर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स लाई करती हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट
कि एमपीज एक नोडल डिस्ट्रिक्ट असाइन करें सो दैट एमपी लैड फंड्स उस नोडल डिस्ट्रिक्ट में रिसीव होकर बाकी की डिस्ट्रिक्ट्स में वहीं से ट्रांसफर हो सकें। अगर राज्यसभा एमपीज की बात करें तो वो जिस भी स्टेट से इलेक्ट होकर आए हैं वहां पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट वर्क को रेकमेंड कर सकते हैं। और अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो वो कंट्री के किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट वर्क रेकमेंड कर सकते हैं। एंड इन सब के अलावा एक इलेक्टेड एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बाहर भी 25 लाख तक डेवलपमेंट वर्क रेकमेंड कर सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। एंड नोट दैट टाइम एंड अगेन द वर्ड रेकमेंड इज बीइंग यूज्ड बिकॉज एज पर द स्कीम एमपीज का काम सिर्फ रिकमेंडेशन तक ही सीमित है एंड एक्चुअल वर्क और एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। नाउ लेट्स सी द एनालिसिस ऑफ द स्कीम। देखिए, हर स्कीम एक बहुत ही अच्छी इंटेंशन से बनाई जाती है एंड सेम इज द केस विद एमपी लैड्स, जहां पर एमपीज को ये पावर दी गई है कि वो अच्छे काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट वर्क्स कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, बिकॉज वो वहां के लोगों के लोकल नीड्स के बारे में बेहतर से जानते हैं। वेल, सिंस द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम लाखों प्रोजेक्ट्स इस स्कीम के अंदर सक्सेसफुली क्रिएट हुए हैं, बट लाइक ऑलवेज देयर आर सम इश्यूज एज वेल। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस स्कीम इज कि ऑल्दो यहां पर एमपीज का काम एज पर द स्कीम सिर्फ प्रोजेक्ट को रेकमेंड करना है, बट अगर आप ऑन ग्राउंड देखेंगे तो यूजुअली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कमिश्नर को एमपीज के विशेष के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, इवन इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल। एंड द अदर इशू इज विद रिगार्ड्स टू मिसयूज ऑफ फंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमपी लैड्स एक नॉन लैप्सेबल फंड है, सो कुछ केसेस में फंड्स के ओवर एक्यूमुलेशन होने की वजह से उनका हैफेजाइड यूटिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां पर पॉलिटिशियंस इन फंड्स को किसी डेवलपमेंट वर्क पर यूज ना करके पर्सनल एजेंडाज के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। So now if we talk about the solutions and way forward, सबसे पहला change that can be brought is the transparency, so that fund allocation and fund use को properly track किया जा सके and उसका सही इस्तेमाल भी ensure किया जा सके। अगर नॉन लैप्सेबल क्लॉज ऑफ एमपीलैड स्कीम को स्ट्रक डाउन कर दिया जाए तो उससे अनयूज्ड फंड्स को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करके किसी और पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ केसेस में एमपीज आर अनअवेयर ऑफ द लोकल नीड्स ऑफ द पीपल, सो इन दैट केस proper research and analysis has to be done in order to understand the proper requirements of the local people so that development works can be carried out accordingly. So let's talk about the Consolidated Fund of India. It comes under Article 266 of the Constitution and इस सरकारी खाते में mainly 3 जगह से पैसा जमा होता है। The first one is direct and indirect taxes, जो भी सरकार पूरी कंट्री में लगाती है उससे कलेक्ट होने वाला कैश कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। एंड सेकेंडली, जो भी लोन्स गवर्नमेंट विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री लेती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। एंड थर्डली, जो भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल गवर्नमेंट रिसीव करती है टू द लोन्स ऑलरेडी गिवन आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो गोज इन टू द कंसोलिडेटेड फंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग about the Consolidated Fund of India is that no money can be withdrawn from this fund without parliamentary approval. Now, another news is with regards to Jammu and Kashmir delimitation. Recently, central government द्वारा अपॉइंट की गई जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। इस रिपोर्ट के कंटेंट्स को जानने से पहले डिलिमिटेशन क्या है उसे जान लेते हैं। डिलिमिटेशन का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लोकसभा और स्टेट असेंबली सीट्स को असाइन की गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को इस तरह से रीडिजाइन या रीअरेंज करना सो दैट वहां की वोटिंग पॉपुलेशन और सीट्स आपस में प्रोपोर्शनल रहे। एंड ऐसा इसलिए किया जाता है सो एज टू एंश्योर वन वोट इक्वल्स वन वैल्यू। लेट्स टॉक अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट हर पॉपुलेशन सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करता है एंड इस डिलिमिटेशन एक्ट के बाद कमीशन अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज नोन एज डिलिमिटेशन कमीशन। एंड दिस डिलिमिटेशन कमीशन वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड इसका मेन काम ये होता है कि स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना एज पर द
new population data. So if we talk about the organizational structure of the Delimitation Commission, it is headed by a retired Supreme Court judge and its members include Chief Election Commissioner of India, Election Commissioners of the state and union territory concerned, plus कुछ political members भी होते हैं as associate members and their role is only advisory and their advice is not binding on Delimitation Commission. So far, Delimitation Commission has been set up 4 times in the year 52, 63, 73 and 2002 and it was frozen till 2026 so as to achieve population stabilization. The most significant part about the Delimitation Commission is that इसके orders अपने आप में एक कानून के बराबर हैं मतलब कि Delimitation Commission के द्वारा पास किए गए orders किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते. Well, now the question arises कि अगर पूरे इंडिया का डिलिमिटेशन 2026 तक फ्रीज किया हुआ है तो आखिर जम्मू एंड कश्मीर की डिलिमिटेशन करने की क्या जरूरत आन पड़ी. सी आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से पहले जम्मू एंड कश्मीर के लोकसभा सीट्स की डिलिमिटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होती थी बट स्टेट असेंबली सीट्स की डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से होती थी. बट 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन इज टेक्निकली गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो गवर्नमेंट के हिसाब से एंड एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 इट वाज नेसेसरी to carry out the delimitation of the Jammu and Kashmir assembly seats. Well, the Jammu and Kashmir Delimitation Commission was headed by Justice Ranjana Prakash Desai. Now, let's look at the recommendations of the Delimitation Commission. Now, the first one is 7 assembly seats has been added to the Legislative Assembly, जिसमें 6 seats जम्मू के लिए ऐड की गई हैं and 1 सीट कश्मीर में ऐड की गई है. So, as you can see here in the map, delimitation से पहले जम्मू में there were 37 seats but now it's going to be 43 and in case of Kashmir there were 46 and only 1 seat has been added and the total is 47 now. Commission has also recommended 2 seats for the Kashmiri Pandits in the Legislative Assembly and it also recommended representation to the displaced people from the Pakistan occupied Kashmir who have moved to Jammu after partition. And for the very first time, the recommendation of 9 seats for the scheduled tribes was also done by the Delimitation Commission. Now let's see what critics have to say about this report. As you can see in this table, delimitation के पहले 43.8% population जम्मू की 44.5% seats के लिए वोट करती थी, whereas 56% population of Kashmir voted for 55.4% seats. But after delimitation, 44% population of Jammu will vote for 48% seats and 56% population of Kashmir will vote for 52% seats. इसे देखने पर यहाँ पर seats and population काफी proportional लग रही है, whereas in this case it looks more disproportionate. Well, Delimitation Commission ने किस हिसाब से seats की allocation की है, ये तो उन्हें ही पता होगा, but let's talk about what critics are saying about it. So it's been said that center is trying to promote religion or region-based voting as more preference is being given to Jammu being Hindu-dominated compared to Kashmir. And further, 2 more reasons की वजह से इस recommendation को illegal बताया जा रहा है. The first one is कि जम्मू एंड कश्मीर में 1996 के बाद 2026 तक delimitation को freeze कर दिया गया था like the rest of the country. And this decision was upheld by High Court and Supreme Court as well. In such a case, Delimitation Commission का ये recommendation is said to be illegal. Moreover, Article 370 का abrogation जिस पर कोर्ट में हियरिंग अभी पेंडिंग है and the matter is sub judice and under trial, in such a case, the recommendation by the delimitation is illegal. Another reason that is often quoted is that delimitation should be carried strictly on the basis of population census as per the constitution. But in this case, delimitation was done based on local factors. So the recommendations are illegal. Another news is about CAG audit of UIDAI, जिसमें CAG ने आधार सिस्टम से रिलेटेड मल्टीपल चैलेंजेस और मल्टीपल इश्यूज को अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया है एंड साथ ही साथ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस भी प्रपोज किए हैं.
सो सबसे पहला इशू है रेजिडेंशियल स्टेटस इशू. सी, एज पर द आधार एक्ट इट इज इंपॉर्टेंट कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है आधार कार्ड के लिए, ही शुड नेसेसरली स्टे फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द आधार कार्ड. बट यूआईडीआई ने आधार इशू करते समय एक सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर ही मोस्टली आधार इशू किए हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रूफ और डॉक्यूमेंट ऑफ रेजिडेंस. इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आधार इशू कर दिया गया हु वर नॉन रेजिडेंट्स, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है फॉर द कंट्री. वेल, फॉर दिस केस कैग ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अदर देन सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी है फॉर इशूइंग द आधार कार्ड in order to ensure that only residents are enrolled for the Aadhaar card. The other issue is the duplication issue. आधार सिस्टम में फ्लॉज होने की वजह से सेम बायोमेट्रिक डेटा डिफरेंट रेजिडेंट्स को अलॉट कर दिया गया था. मतलब कि सेम बायोमेट्रिक्स वर एसोसिएटेड विद डिफरेंट आधार नंबर्स, जिसकी वजह से 4.75 लाख आधार्स हैड टू बी कैंसल्ड बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन. एंड इसके लिए रेकमेंड किया है रेगुलर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करके डुप्लीकेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए एट द एनरोलमेंट स्टेज इटसेल्फ. अनदर इशू इज विद द बाल आधार कार्ड्स. 5 साल की उम्र से कम के बच्चे जिनके बायोमेट्रिक्स जैसे कि फिंगरप्रिंट्स फुली डेवलप्ड नहीं होते, उन्हें उनके पेरेंट्स के बायोमेट्रिक्स के बेसिस पर आधार कार्ड इशू किए जाते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि इससे उनकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी की यूनिकनेस इंश्योर नहीं होती, बिकॉज बाय द टाइम दे ग्रो अप उनके बायोमेट्रिक्स को री रजिस्टर करना पड़ेगा एंड ओल्ड डेटा विल बी ऑफ नो यूज. सो कैग ने 5 साल की उम्र से कम के बच्चे जिनके खुद के बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, उन्हें आधार कार्ड इशू करना बेसलेस बताया एंड सजेस्टेड दैट सम ऑल्टरनेट वेज शुड बी फाउंड सो एज टू एंश्योर द यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी. Another issue pointed out by CAG is कि UIDAI ने शुरुआत में प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू जो भी बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया है यूजर्स का, दैट इज ईदर इनकरेक्ट और फॉल्टी, एंड इसके लिए यूजर्स को खुद जाकर बायोमेट्रिक अपडेशन कराना पड़ा बाय पेइंग चार्जेस. एंड फॉर दिस द कैग हैज सजेस्टेड कि UIDAI को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए एंड ऐसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पेनलाइज करना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी के लिए. सबसे बड़ा फ्लॉ जो कैग ने पॉइंट आउट किया है अबाउट UIDAI इज दैट कि इनके पास कोई भी आर्काइवल पॉलिसी नहीं है. छोटी से छोटी कंपनी भी अपने डेटा को मैनेज करने के लिए एंड सिक्योरली स्टोर करने के लिए हमेशा एक आर्काइविंग पॉलिसी रखती है. एंड UIDAI इज मेंटेनिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोमेट्रिक डेटाबेसेस इन द वर्ल्ड एंड इट इज शॉकिंग कि उनके पास कोई भी डाटा आर्काइवल पॉलिसी नहीं है. डाटा आर्काइवल का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसे डेटा को एक सेफ और सिक्योर लोकेशन में सेव कर देना जो करंटली यूज में नहीं है. एंड ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट उस डेटा को साइबर अटैक्स और मालवेयर इन्फेक्शन से सेव किया जा सके एंड मोर स्पेस कैन बी क्रिएटेड फॉर द डेटा दैट इज करंटली इन यूज. Another issue that CAG has pointed out is the poor customer service and delay in grievance settlement. And for this, the CAG has suggested that a proper grievance settlement mechanism should be put in place so as to ensure better customer service. CAG के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. It comes under Article 148 of the Constitution, Part 5, Chapter 5. Article 148 to 151 deals with CAG powers, duties, and working. If you talk about the appointment of CAG, it is done by the President and the tenure is of 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. The most important thing about CAG is that its procedure of selection is nowhere mentioned in the Constitution. So, इस reason की वजह से इसे more of a political post माना जाता है despite being a constitutional post. Well, if you talk about the removal of CAG, it is similar to that of a Supreme Court judge that requires special majority of both houses of the parliament. And in India, no CAG has been removed so far. One more thing that is mentioned in the constitution about CAG is कि CAG retirement के बाद कोई भी employment नहीं ले सकता अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. एंड इसका रीजन ये है कि कोई भी फ्यूचर जॉब ऑफर देकर फेवर ना ले सके. बट ऑफ कोर्स ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ लेजिस्लेटिव असेंबली पोस्ट रिटायरमेंट. नाउ कैग की अगर सैलरी की बात करें, इट्स अराउंड 2.5 लाख रुपीज पर मंथ एंड हम सब लोगों की तरह ही डजंट हैव टू पे
any tax on his salary. And moreover, कैग की सैलरी और अलाउंसेस को कभी भी कम नहीं किया जा सकता बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गवर्नमेंट थ्रेटन ना कर सके कैग को फॉर रिड्यूसिंग द सैलरी इफ इट डजंट डू द फेवर्स फॉर द गवर्नमेंट. मोरओवर, कैग के ऑफिस के सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रॉ किए जाते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार की वोटिंग की जरूरत नहीं होती. एंड सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है वर्किंग ऑफ द कैग. सी, कैग का सरल भाषा में काम है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए खर्चों का पोस्टमार्टम करना. मतलब कि गवर्नमेंट ने कहां कहां कितना कितना पैसा खर्चा है उस चीज को प्रॉपरली एग्जामिन करना. कैग सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा किए गए सारे एक्सपेंसेस को इन्वेस्टिगेट करता है. मोरओवर, उसके पास पावर है कि वो ऑडिट कर सकता है कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, सेंटर का और साथ ही साथ सभी स्टेट्स का, प्लस उन यूनियन टेरिटरीज का भी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. एंड इसके अलावा कैग किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग, बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को भी ऑडिट कर सकता है. सो फाइनली, ऑडिट होने के बाद कैग स्टेट रिलेटेड सारे हिसाब किताब को सबमिट करती है टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड सेंटर रिलेटेड सारा ऑडिट रिपोर्ट्स एंड हिसाब किताब सबमिट करती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को फर्दर प्रेजेंट करता है इन द पार्लियामेंट टू द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 17 फ्रॉम राज्यसभा. एंड ये कमिटी इस रिपोर्ट को फर्दर एग्जामिन करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द कैग. सबसे पहली लिमिटेशन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैग के सिलेक्शन का कोई भी क्लियर कट प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसकी वजह से इट इज नॉट इम्यून टू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. एंड दूसरा लिमिटेशन ये है कि कैग एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड इट कैन ओनली एग्जामिन देम आफ्टर द एक्सपेंडिचर्स हैव बीन डन. A lot of people have even filed RTI against the government asking for the process of selection of CAG, but ऐसी RTI के जवाब में mostly कोई भी जानकारी नहीं दी जाती, saying that the process of selection is confidential. आधार रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं. इट्स अ 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हर रेजिडेंट को दिया जाता है अंडर द आधार एक्ट 2016. इट्स इशूड बाय UIDAI, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है under Ministry of Electronics and Information Technology. And moreover, it is important to note that Aadhaar is not a proof of citizenship or domicile. So, अगली news है about the new Chief Election Commissioner of India. So, Rajiv Kumar has been appointed as the new Chief Election Commissioner, replacing Sushil Chandra. Election Commission के बारे में कुछ basic चीजें जान लेते हैं. It's a constitutional body जो अपनी powers derive करता है Article 324 of the Constitution. And इसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना थ्रू आउट द कंट्री. इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 को, एंड इस दिन नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर्स के और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करता. उसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाए गए हैं अंडर दी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अपॉइंटमेंट की बात करें, इट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कॉम्पोजिशन की बात करें तो ओरिजिनली 1950 में जब चीफ इलेक्शन कमीशन बना था, उस समय इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, बट 1989 में इलेक्शंस का वर्कलोड बढ़ने की वजह से 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि आर्टिकल 324 ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो टाइम टू टाइम ये डिसाइड कर सकता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कितने और इलेक्शन कमिश्नर्स को रखा जा सके इन ऑर्डर टू हैंडल द वर्कलोड ऑफ इलेक्शंस. सो एज ऑफ नाउ आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, यहां पर तीनों की पावर्स एक बराबर है, एंड इनमें अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो वो मैटर इन तीनों की मेजॉरिटी से डिसाइड होगा. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर और रिमूवल इज सिमिलर टू कैग, दैट इज 6 years और 65 years ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले हो, और रिमूवल इसका होगा लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज इज नीडेड.
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स की बात करें तो इसके पास मेनली 3 तरह की पावर्स हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इंक्लूड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टेरिटरीज को डिफाइन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट पास होता है एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टेरिटरीज को रीअरेंज किया जाता है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क्स विद द डिलिमिटेशन कमीशन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेस। दूसरा काम है पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना और उन्हें इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करना। एंड द थर्ड वन इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करना टू द पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइजरी पावर्स के हिसाब से वो किसी भी एमपी या एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट या गवर्नर को एडवाइस कर सकता है। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एडवाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर पर बाइंडिंग होगी। मोर ओवर एक चीज और नोट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंटी डिफेक्शन को छोड़कर बाकी सभी मामलों में डिस्क्वालिफिकेशन की एडवाइस दे सकता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन के बेसिस पर किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करने की पावर लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के पास ही होती है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कि ये एज अ कोर्ट एक्ट कर सकता है टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी रिकॉग्निशन को लेकर या उनके इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को लेकर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा एंड गिव योर आंसर इन द कमेंट्स। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट मेकिंग द यूज ऑफ आर्टिकल 142 टू रिलीज द राजीव गांधी असैसिनेशन केस कॉन्विक्ट एजी पेरेरेवलन। नाउ आर्टिकल 142 क्या है और यह सुप्रीम कोर्ट को कौन सी पावर्स देता है, इससे पहले इस केस की थोड़ी सी टाइमलाइन को समझ लेते हैं। 1991 में राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद पेरेरेवलन को दोषी करार किया गया। इसके बाद उन्हें 1998 में डेथ पेनल्टी दी गई, जिसे रिड्यूस करके 2014 में लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया गया। नाउ 2015 में तमिलनाडु गवर्नर को मर्सी पिटीशन फाइल की गई पेरेरेवलन के रिलीज को लेकर, बट 2021 तक तमिलनाडु गवर्नर का कोई भी डिसीजन नहीं आया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को यह वार्न किया कि वो इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। बट स्टिल तमिलनाडु गवर्नर ने इस प्ली पर कोई डिसीजन ना लेकर इस मैटर को प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर दिया। एंड नाउ प्रेसिडेंट की तरफ से भी इस पर कोई डिसीजन ना आने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने हाथ में लेकर आर्टिकल 142 को इन्वोक किया एंड पेरेरेवलन को रिलीज करने का ऑर्डर दिया। आर्टिकल 142 को जानने से पहले प्रेसिडेंट और गवर्नर को पार्डनिंग पावर्स कौन से आर्टिकल से मिलती है और इनमें डिफरेंस क्या है, इन्हें जान लेते हैं। सो प्रेसिडेंट derives its pardoning powers from Article 72 of the Constitution and governor derives the same power from Article 161. बट इन दोनों की पावर्स में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। पहला, गवर्नर किसी भी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, ऑल्दो वो उसे सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट कर सकता है। मतलब कि डेथ सेंटेंस को किसी लोअर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में या अनदर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, बट माफ नहीं कर सकता लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा डिफरेंस ये है दैट गवर्नर मिलिट्री कोर्ट से दी गई पनिशमेंट को भी पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट या सस्पेंड नहीं कर सकता, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। आर्टिकल 142 को अगर बहुत सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिशनरी पावर्स मिलती है, जिसमें वो ऐसे मैटर्स पर अपना ऑर्डर दे सकता है जहां पर उसे लगता है कि देश के ऑर्डिनरी कानून से जस्टिस दे पाना पॉसिबल नहीं है या फिर उस पार्टी या पर्सन को न्याय मिलने में बहुत देरी हो रही हो, बिकॉज इट्स बिलीव्ड दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आर्टिकल 142 के एवोल्यूशन को थोड़ा समझ लेते हैं। 1962 के प्रेमचंद गर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के यूज पर कुछ लिमिट्स डिफाइन की थी एंड कोर्ट सेड कि जो भी डिसीजन 142 के हिसाब से लिए जाएंगे वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के हिसाब से कंसिस्टेंट होने चाहिए एंड दे कांट बी इनकंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ द लैंड। एंड अगेन 1988 AR अनतुल्य वर्सेस RS नाइक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम डिसीजन को 7 जज बेंच से अपहेल्ड किया। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट की तरफ से 1991 तक कोई भी डिसीजन ना आने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अगेन आर्टिकल 142 को इन्वोक किया और कंपनी को $470 मिलियन की
कॉम्पनसेशन पे करने को कहा टू द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, बिकॉज हेयर द सुप्रीम कोर्ट फेल्ट दैट इनजस्टिस इज बीइंग डन टू द विक्टिम्स ऑफ द गैस ट्रेजेडी because no decision or compensation was given by the government from 1984 till 1991. Again 1998 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 पर और क्लैरिटी लाते हुए ये कहा कि आर्टिकल 142 किसी भी एग्जिस्टिंग लॉज का रिप्लेसमेंट नहीं है और ना ही ये कोई कानून बनाने की कोई नई प्रक्रिया है, बल्कि ये एग्जिस्टिंग लॉज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और नेचुरल जस्टिस को एंश्योर करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल है सुप्रीम कोर्ट के पास, विच कैन बी यूज्ड इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस. पिछले कुछ सालों में जुडिशियल ओवररीच हैज बिकम मोर कॉमन. नाउ जुडिशियल ओवररीच क्या है? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. सी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के फंक्शंस और लिमिट्स वेल डिफाइंड हैं. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, all the three organs, legislative, executive and judiciary, need to work in consonance with each other without disturbing each other's boundaries. But it is believed that Supreme Court Article 142 का यूज करके ऐसे एरियाज में एंटर कर रहा है which is forbidden to the judiciary by the Constitution. For example, इसका recent example है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके नेशनल और स्टेट हाईवेज पर अप टू 500 मीटर्स सेल ऑफ अल्कोहल पर बैन का ऑर्डर किया था. And Supreme Court again invoked Article 142 in अयोध्या केस, जहां पर उन्होंने 5 एकड़ जमीन मस्जिद को असाइन करने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर किया था. सो अगर इसे हम पॉजिटिवली कंक्लूड करें, वी कैन से दैट ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है एज अ गारंटर एंड अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट इस पावर को ओवर यूज ना करे और नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की बाधा ना डाले. एंड जब भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करे, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पर बेस्ड हो रादर देन ऑन कंपैशनेट ग्राउंड. सो आई होप यूपीएससी 2019 में आर्टिकल 142 पर पूछे गए इस सवाल का आंसर आप इजीली दे सकते हैं. एंड लेट मी नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स अगेन. नाउ मई 2022 के आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स पर नजर डाल लेते हैं. रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट. सो लेट्स सी व्हाट्स इन द एग्रीमेंट. सबसे बढ़िया और सबसे सिग्निफिकेंट फीचर इस एग्रीमेंट का ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 96% ऑफ द एक्सपोर्ट्स में जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड किया है, वो भी उन सेक्टर्स में जो काफी लेबर इंटेंसिव हैं एंड मोर ओवर ऐसे सेक्टर्स जो इंडिया के स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में से हैं, जैसे कि ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑटोमोबाइल्स. सी, जीरो ड्यूटी एक्सेस का मतलब यह हुआ कि इंडिया से जो भी प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट होंगे उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी भी तरह का कोई टैक्स या टैरिफ नहीं लगाया जाएगा एंड द एंट्री ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स इनटू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट विल बी एब्सोल्युटली फ्री. सो इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया को यह होगा that India will get greater market access to all these products. Moreover, इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, प्लस एक्सपोर्ट बढ़ने से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होने से ज्यादा जॉब्स जनरेट होंगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आने वाले 5 सालों में इस जीरो ड्यूटी एक्सेस को 96% ऑफ द एक्सपोर्ट से बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया. वेल, इन रिटर्न इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू 85% ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स, एंड दीज इंक्लूड अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाइक कोल, शीप मीट, मिनरल ओर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को होने के साथ साथ इंडिया को भी होगा इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग cheaper raw materials which can actually make Indian sectors like steel, aluminium and fabric garments more competitive. And Australia ने Indian medicines को faster approval देने का भी promise किया है, which is again going to be a big boost for the Indian pharmaceutical sector. So हम ऐसा कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद करंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो बायलैटरल ट्रेड है that is around $27 billion, and this is going to rise to $45 to $50 billion in the coming 5 years, which is great advantage to both the sides. And it is speculated that
it will generate over 1 million jobs in India itself. And the most interesting part is कि इंडिया ने मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक डेयरी एंड ग्रेन को एक्सक्लूजन कैटेगरी में रखा है, जिस पर ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट्स को किसी भी तरह का ड्यूटी कंसेशन नहीं दिया जाएगा. सो अगर इस ट्रेड डील के ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज, बिकॉज अर्लियर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड टोटली फॉसिल फ्यूल्स पर ही फोकस था. बट नाउ विद दिस डील इंडिया को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलना एंड ऑस्ट्रेलिया को 70% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलना दोनों कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इनफैक्ट इंडिया के लिए ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें इंडिया ना सिर्फ अपने सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि डेयरी और ग्रेन को एक्सक्लूजन कैटेगरी में रखकर मार्केट कंपटीशन से बचा पाएगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जैसे कि लेदर, गारमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की वजह से कॉम्पिटिटिव एज ले पाएगा. सो वी कैन से दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को भी अपने पुराने गद्दार दोस्त चाइना पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एससीओ रैट्स, जिसकी मीटिंग रिसेंटली इंडिया में हुई थी एंड इवन पाकिस्तान अटेंडेड दिस मीटिंग. मेन एजेंडा और फोकस ऑफ डिस्कशन इन दिस मीटिंग वाज अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान टेक ओवर के बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए हैं. So let's see what SCO RATS is all about. So it's a permanent body of Shanghai Cooperation Organization and इसका main aim है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म को फाइट करना इन दिस रीजन. SCO की फॉर्मेशन हुई थी 2001 में. It's mainly dominated by Russia and China plus 4 Central Asian countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. India and Pakistan recently 2017 में ही SCO के members बने थे and now Iran is going to be the upcoming member of SCO. Its headquarters is in Beijing and RATS regional anti-terrorist structure operates through Tashkent, Uzbekistan. Now अगली न्यूज है Indo-Pacific Economic Framework के बारे में. This is a new initiative which is launched by US for the Indo-Pacific region. So Indo-Pacific region क्योंकि वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन कवर करता है and almost 60% of the world GDP, so it is of a great significance and it is believed that Indo-Pacific Economic Framework is mainly designed to counter China's One Belt One Road initiative. And क्योंकि चाइना की डोमिनेंस इस रीजन में बढ़ती जा रही है, so US has decided to put out some rules so that चाइना की डोमिनेंस को हटाकर यूएस इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बना सके. सो एज लेड आउट बाय द यूएस प्रेसिडेंट, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के 4 पिलर्स हैं. द फर्स्ट वन इज बिल्डिंग अप फ्री एंड फेयर ट्रेड. दूसरा है रेजिलिएंट सप्लाई चेन मेंटेन करना सो दैट कोविड-19 जैसी क्राइसिस सिचुएशन में भी रॉ मटेरियल्स की सप्लाई ना रुके एंड बिजनेसेस कैन कंटिन्यू विदाउट एनी इश्यूज. एंड थर्ड वन इज क्लीन एनर्जी डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना सो एज टू डीकार्बनाइज द इकोनॉमीज एंड न्यू पोर्ट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को में डेवलप करना फॉर फास्टर ग्रोथ. द फोर्थ वन इज फेयर कॉम्पिटिशन इंश्योर करना बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर टैक्स एंड एंटी करप्शन मेजर्स. सो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट 13 कंट्रीज साइन कर चुकी हैं एंड इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू साइन द एग्रीमेंट. There are some reservations about this agreement. पहली बात, ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, सो इसमें किसी भी तरह का टैरिफ एलिमिनेशन नहीं होगा. एंड जस्ट बिकॉज ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए है, बट क्योंकि इस फ्रेमवर्क में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सो इंडिविजुअल कंट्रीज स्टिल चाइना के साथ ट्रेड कर सकती हैं एंड उन पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. मोर ओवर, सबसे बड़ा सवाल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्टेबिलिटी पर बना है, क्योंकि पिछली बार भी ट्रंप साहब ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील से साइन आउट कर लिया था. सो यू नेवर नो व्हाट द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन द यूएस फील्स अबाउट इट. नाउ लेट्स लुक इनटू सम करंट बेट्स ऑफ May 2022. सो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज गीतांजलि श्री को अवार्ड किया गया है फॉर द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड. ये बुक ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई थी, जिसका नाम है रेत समाधि, एंड डेजी रॉकवेल ने इस बुक को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. एंड ये काफी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक किताब जो हिंदी लैंग्वेज में लिखी है उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है. वेल, इससे पहले सिर्फ 3 इंडियंस को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है. फर्स्ट वन इज अरुंधति रॉय in the year 1997 for the book God of Small Things, and the other one is in the year 2006 to Kiran Desai, and the third one in 2008 to Arvind Adiga.
एंड अगर आप इस प्राइस को काफी नॉर्मली लेते हैं और ये सोचते हैं कि हर साल किसी ना किसी को मिलता रहता है, सो लेट मी टेल यू द अमाउंट अवॉर्डेड इज अ वेरी बिग अमाउंट विच इज नियरली 50 crores in Indian rupees. So the next news is about World Press Freedom Index 2022 and it is published by Reporters Without Borders and इसमें इंडिया का रैंक काफी बुरा है, that is 150 and if you see पाकिस्तान का रैंक है 157. वेल इंडिया का रैंक 2016 में था 133 एंड उसके बाद it has dropped to 150 such that India is said to be one of the world's most dangerous countries for the media. एंड इसके लिए मेनली दो कारण बताए गए हैं. सबसे पहला इज द वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट्स, जिसमें ऑन एन एवरेज 3 से 4 जर्नलिस्ट हर साल इंडिया में मारे जाते हैं. एंड सेकेंड रीजन इज द प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट विच डजंट अलाउ द जर्नलिस्ट टू डू फेयर जर्नलिज्म. सो आप सब लोगों के लिए एक सवाल है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा. नाउ दिस वन इज अबाउट द भारत टैप इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है एंड इट इज एम्ड एट वाटर कंजर्वेशन, जिसमें इस तरह के प्लम्बिंग और सैनिटरी वेयर्स को डिजाइन किया जाएगा और अवेलेबल कराया जाएगा जिससे पानी की खपत कम से कम हो सके. सो अनदर न्यूज इज अबाउट यूजीसी अलाउइंग 2 degrees एट द सेम टाइम. मतलब यूजीसी ने अब अलाउ कर दिया है कि आप कोई भी 2 अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स साथ में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीए हिस्ट्री कर रहे हैं तो आप उसके साथ बीएससी मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं एंड सेम अप्लाइज टू द मास्टर कोर्सेज. बट यहां पर एक एक्सेप्शन है कि इससे आप कोई पीएचडी डिग्री साथ में नहीं कर सकते. सो ये लोगो है यूजीसी का एंड ज्ञान विज्ञान विमुक्तये इज द मोटो ऑफ यूजीसी. नाउ दिस न्यूज इज अबाउट कैप्टन अभिलाषा बरक who has become the first woman officer to join Army Aviation Corps as a helicopter pilot and she has also been awarded with Aviation Wings Award by the Indian Army. Now let's look at some important editorials of this month. So the first one is debate on death penalty. So recently सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट आने वाली अपील्स को लेकर जिन कंडीशंस में कॉन्विक्ट की डेथ पेनल्टी की सजा को कम किया जा सकता है उन्हें बहुत गहनता से एग्जामिन किया. सो डेथ पेनल्टी, जिसे कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड कहा जाता है, इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेनल्टीज दैट इज अवॉर्डेबल टू द अक्यूज्ड एंड इसे सबसे इफेक्टिव डेटरेंट यानी कि रोक माना जाता है टू स्टॉप द वर्स्ट क्राइम्स इन द सोसाइटी. एंड एज पर द इंडियन जुडिशरी इट शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. नाउ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस का क्या मतलब है, इसे समझने की कोशिश करते हैं. सो जब कोई भी किलिंग या मर्डर बहुत ही क्रूरता या निंदनीय तरीके से की जाए सो दैट उससे समाज के लोगों में बहुत आक्रोश या गुस्सा पैदा हो, इस तरह के एक्ट को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जाएगा. सो अगर हम इंडिया में डेथ पेनल्टी के स्टेटस के बारे में स्टडी करें तो 1955 की क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट के पहले डेथ पेनल्टी एक रूल की तरह यूज किया जाता था एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्शनल केसेस में दी जाती थी. बट 1955 के बाद लाइफ सेंटेंस एक रूल बन गया और डेथ पेनल्टी बिकेम एन एक्सेप्शन. एंड नाउ प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि किसी भी कॉन्विक्ट को डेथ पेनल्टी देने से पहले कोर्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस देने पड़ते हैं फॉर अवॉर्डिंग द डेथ सेंटेंस. एंड एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई सेशंस कोर्ट किसी कॉन्विक्ट को कैपिटल पनिशमेंट देता है, इट इज रिक्वायर्ड कि वो कैपिटल पनिशमेंट हाई कोर्ट द्वारा भी कंफर्म हो. सो 1955 की अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में आपको एक क्लियर ट्रेंड नजर आएगा जहां पर सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिलक्टेंट इन अवॉइडिंग द डेथ पेनल्टी टू द कॉन्विक्ट्स इन कंपैरिजन टू लाइफ इंप्रिजनमेंट. सो 1980 के बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया
कि किसी भी कॉन्विक्ट को डेथ पेनल्टी सिर्फ उस ही केस में दी जानी चाहिए जब उसका क्राइम इतना सीरियस हो कि कोई भी पनिशमेंट उस क्राइम के कंपैरिजन में कम लग रही हो एंड द स्कोप ऑफ लाइफ imprisonment is unquestionably foreclosed. And in the recent judgment, Mofil Khan versus State of Jharkhand, the Supreme Court again stated that कि डेथ पेनल्टी को सिर्फ उन केसेस में ही कंसिडर किया जाना चाहिए when there is no possibility of the rehabilitation of the accused under trial. Now let's see कि डेथ पेनल्टी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं. So the first one is retribution. एंड इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से सही न्याय तब तक नहीं मिल सकता जब तक क्राइम करने वाला एग्जैक्टली उसी तरह सफर ना कर ले जिस तरह से उसने क्राइम को कमिट किया था. द सेकेंड वन इज डेटरेंस. एंड इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट को यह कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि इस तरह की सजा फ्यूचर मर्डरर्स या रेपिस्ट या और कोई क्राइम करने वालों के माइंड में एक खौफ पैदा करती है एंड उन्हें कोई भी क्राइम करने से रोकती है. तो थर्ड वन इज क्लोजर. इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से किसी भी कॉन्विक्ट को डेथ पेनल्टी देने से विक्टिम की फैमिलीज को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है और ये चीजों को एक अंत की ओर ले जाती है. नाउ लेट्स लुक एट सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेथ पेनल्टी. सो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि कैपिटल पनिशमेंट को उन केसेस में डेटरेंट नहीं माना जा सकता जहां पर कॉन्विक्ट ने क्राइम अपनी मेंटल इलनेस की वजह से कमिट किया हो. नाउ यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से हर कॉन्विक्ट को रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन का मौका मिलना चाहिए, बट कैपिटल पनिशमेंट प्रिजनर को रिहैबिलिटेट करने का और उसे सोसाइटी में वापस भेजने का मौका नहीं देती. एंड अनदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज दैट किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना विक्टिम और उसकी फैमिली के लिए एक बदले की भावना को दर्शाता है rather than justice. And one more argument that is often stated against the death penalty is that कि ये सजा गरीब लोगों को अमीर लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है एंड गरीब लोग अनएजुकेटेड और इलिटरेट होने की वजह से प्रॉपर लीगल असिस्टेंस नहीं ले पाते इन कंपैरिजन टू द रिच पीपल जो एक्सपेंसिव स्किल्ड लॉयर्स को हायर करके अपनी सजा को मिटिगेट या कम करवा देते हैं. नाउ लेट्स सी द वे फॉरवर्ड. सो सबसे पहला है साइकोसोशल एनालिसिस ऑफ द एक्यूज्ड. सो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम करनी चाहिए जिससे एक्यूज्ड का सोशो इकोनॉमिक और हेरिडिटरी बैकग्राउंड चेक किया जा सके और उन कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से उसने वो क्राइम कमिट किया है. इससे दो चीजें क्लियर होंगी. एक तो इट कैन बी मेड क्लियर वेदर द कॉन्विक्ट हैज सम साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज या फिर उसने क्राइम डेलिबरेटली या इंटेंशनली किया है. एंड वंस इट इज क्लियर द पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंगली बाय द कोर्ट्स. एंड दूसरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए सो दैट डेथ पेनल्टी जिन केसेस में दी जानी चाहिए उस पर ज्यादा क्लैरिटी हो. थर्ड पॉइंट इज एंश्योरिंग डेटरेंस इन ट्रू सेंस. सी डेटरेंस को सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी माना जा सकता है जब क्राइम होने के बाद जल्द से जल्द जस्टिस डिलीवर किया जा सके एंड कॉन्विक्ट को रेक्विजिट पनिशमेंट दी जाए. एंड ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वेल ट्रेन्ड और इक्विप्ड पुलिस सिस्टम होगा सो दैट इन्वेस्टिगेशंस जल्दी से जल्दी कैरी आउट की जा सके एंड केसेस का फास्ट ट्रैक ट्रायल हो सके. इनफैक्ट पनिशमेंट देने से बेटर सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी ये होगी कि क्राइम्स को होने से ही प्रिवेंट किया जा सके बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मेजर्स एंड बाय स्ट्रेंथनिंग द इन्वेस्टिगेटिव एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स टू एंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर सोसाइटी. सो अगर मैं इसे अपने वर्ड्स में कंक्लूड करूं, आई वुड से जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कभी भी क्राइम सीन पर अवेलेबल नहीं होता सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि फैक्ट्स और एविडेंसेस जो कोर्ट के सामने रखे जाते हैं उन्हें वो बहुत ज्यादा क्लोजली स्क्रूटनाइज करें एंड उसके बाद भी कॉन्विक्ट का प्रॉपर साइकोलॉजिकल एंड सोशल एनालिसिस करने के बाद ही उसे डेथ पेनल्टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए इस पर अपना डिसीजन ले. यू सी अगर आप वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखेंगे तो नियरली 50% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव बैंड कैपिटल पनिशमेंट, बट
रेस्ट 50% कंट्रीज में जहां पर कैपिटल पनिशमेंट अभी भी बैंड नहीं है, वहां पर क्राइम रेट कहीं से भी घटता हुआ नजर नहीं आता। सो वी कैन क्लियरली से कि कैपिटल पनिशमेंट सोसाइटी के लिए एक डेटरेंट एक्ट करेगा, ऐसा हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। सो इन माई व्यू रियल जस्टिस तब होगा जब कोई भी क्राइम होने के बाद वो केस सालों तक कोर्ट्स में ना लटके एंड हमारा जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन फास्ट और इफेक्टिव हो, सो दैट द राइट पनिशमेंट कैन बी गिवन एट द राइट टाइम। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, इन माई ओपिनियन, हीनियस क्राइम्स के केसेस में डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैन एक्ट एज अ बेटर डिटरेंट, क्योंकि इस केस में एक्यूज को बहुत लंबे समय तक सोसाइटी से और फैमिली से दूर रहना पड़ता है, आइसोलेटेड रहना पड़ता है, जो एक बेटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है देन इंस्टेंट डेथ। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन सेडिशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो सेडिशन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को री एग्जामिन करना चाहते हैं। एंड इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि इस केस में सेडिशन से रिलेटेड सारे के सारे पेंडिंग ट्रायल्स, प्रोसीडिंग्स एंड अपील्स फिलहाल होल्ड पर रख दी जाएगी एंड गवर्नमेंट सेडिशन को लेकर किसी भी तरह की कोई एफआईआर या फिर किसी भी प्रकार की कोई सख्त कार्रवाई किसी भी सिटीजन पर नहीं कर सकती जब तक सरकार इस कानून को या तो वापस नहीं ले लेती या फिर इस कानून को मॉडिफाई करके इसमें रिक्वायर्ड चेंजेस नहीं करती। सेडिशन का हिंदी अनुवाद हुआ राजद्रोह एंड सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी के हिसाब से हर उस एक्ट को जो एक पर्सन अपने शब्दों से, साइंस से या किसी भी प्रकार की विजुअल रिप्रेजेंटेशन से रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ घृणा या असंतोष पैदा करे, उसे सेडिशन कहा जाएगा। एंड ऐसा करने की सजा इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक हो सकती है। सो सेडिशन के रूट्स ब्रिटिश एरा में लाया करते हैं। 1870 में ब्रिटिशर लॉर्ड मकॉले ने इंडियन पिनल कोड में सेडिशन लॉ को इंट्रोड्यूस किया था एंड इसका मेन पर्पस ये था कि सरकार के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के पॉलिटिकल डाइसेंट, क्रिटिसिज्म या डिसकंटेंट व्यक्त करने वाले लोगों को इस कानून के थ्रू सप्रेस किया जा सके। एंड बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी इस कानून के तहत अरेस्ट हो चुके हैं। बट शॉकिंग बात यह है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में भी जहां पर इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये लॉ स्टिल एग्जिस्ट करता है। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट KM मुंशी, हु वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने टाइम एंड अगेन स्ट्रेस किया कि वर्ड सेडिशन और सेक्शन 124 ऑफ द आईपीसी को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हर प्रकार के ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए ही यूज किया गया है एंड इट इज अगेंस्ट द फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड इसीलिए जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उसमें इस चीज को क्लियर किया गया था कि सेडिशन के ग्राउंड्स पर फ्री स्पीच को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। बट उसके बाद भी ये देखा गया कि गवर्नमेंट्स ने इस कानून का अपने खिलाफ ऑपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए टाइम एंड अगेन यूज किया है। एंड सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को अपहेल्ड किया और यह कहा कि सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी को फ्री स्पीच पर एक वैलिड रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है। बट इसकी एप्लीकेबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर किया कि सिर्फ उन एक्ट्स को ही सेडिशन में इंक्लूड किया जाएगा विच हैव द टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी प्रकार के डिसअफेक्शन या क्रिटिसिज्म वाले एक्ट को तब तक सेडिशन में नहीं इंक्लूड किया जाएगा जब तक उस एक्ट से किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस या फिर वायलेंस क्रिएट ना हो। Now let's look at some arguments against the sedition law. The first one is that it is against the basic structure of the constitution. See, the criticism of the government is considered the very essence of democracy. And किसी भी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, क्रिटिसाइज करना एक डेमोक्रेसी का बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल फीचर होता है। एंड सेडिशन इज टोटली कॉन्ट्ररी टू दिस फीचर। नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस कानून को लेकर है, दैट इज द मिसयूज ऑफ दिस लॉ। आप देखेंगे कि आजकल लोगों को सिर्फ कुछ ट्वीट्स करने की वजह से या कोई स्पीच की वजह से या फिर किसी भी तरह के कोई कार्टून बनाने की वजह से सेडिशन लॉ के अंडर बुक कर दिया जाता है।
इनफैक्ट एक केस में आगरा में 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए सेडिशन के अंदर बुक कर दिया गया क्योंकि उन्होंने T20 मैच में पाकिस्तान की विक्ट्री ओवर इंडिया को सेलिब्रेट किया। एंड अगर आप एनसीआरबी डेटा पर नजर डालेंगे तो ऑल्दो इतने सारे केसेस रजिस्टर होते हैं बट कॉन्विक्शन रेट इज ऑलमोस्ट निल। मतलब 2016 से लेकर 2019 तक सेक्शन 124A के अंडर बुक होने वाले केसेस 160% बढ़े हैं और अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे तो दैट इज जस्ट 3.3%। इससे एक चीज तो क्लियर है कि इससे इस कानून का काफी मिसयूज हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि इसकी वजह से इसके अंडर बुक किए गए लोगों को अननेसेसरली सफर करना पड़ता है, बिना किसी कारण जेल जाना पड़ता है एंड साथ में केस फाइट करने के लिए लॉयर्स को हायर अमाउंट ऑफ फीस भी देनी पड़ती है, प्लस मेंटल हरासमेंट अलग से। और तो और जिन अंग्रेजों ने ये कानून इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने अपनी कंट्री में भी इस कानून को रिमूव कर दिया है। सो क्वेश्चन अराइजेस कि हमारे देश में ये कानून अब तक क्या कर रहा है। नाउ लेट्स सी सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सेडिशन लॉ। सो सेक्शन 124A को अगर थोड़ा कस्टमाइज किया जाए तो इसे एंटी नेशनल और टेररिस्ट एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। एंड ऐसी जगहों पर जहां पर माओइस्ट्स एंड रिबेल ग्रुप्स वर्चुअली एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का ओपन थ्रेट देते हैं, ऐसी जगह पर भी सेडिशन लॉ का इफेक्टिव यूज किया जा सकता है। सो अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए आप गांधी जी की कुछ लाइंस अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो आई थिंक वो आपके आंसर में 4 चांद लगा सकता है। विच सेज इफ वन हैज नो अफेक्शन फॉर अ पर्सन और सिस्टम वन शुड बी फ्री टू गिव the fullest expression to his dissatisfaction so that he doesn't promote, contemplate or incite violence। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी पर्सन या सिस्टम को लेकर आपके मन में डिसलाइकिंग है तो आपको अपने डिससेटिस्फेक्शन को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए सो दैट ऐसा ना करने की फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्यूचर में कोई वायलेंस क्रिएट ना हो। सो सेक्शन 124 को लेकर गवर्नमेंट को इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए सो दैट सिटीजन्स की पर्सनल लिबर्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और साथ ही सिटीजन्स को अपना डिसअफेक्शन, डिससेटिस्फैक्शन या गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिल सके, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए एंड आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।